हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 9 साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन अनेक शब्दों के लिए आप एक वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज बायो डाइवर्सिटी। ओके, यहां पर बायो का मतलब है लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कितनी वैरायटीज हमारी इस अर्थ पे पाई जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज ऑर्गेनिजम्स की इस अर्थ पे है। एक छोटा सा बैक्टीरिया जो नेकेड आई से भी नहीं दिखता से लेकर एक ब्लू व्हेल जो करीबन 10 मीटर लंबी होती है ना। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो एकदम कलरलेस होते हैं लाइक जेलीफिश। एंड इस अर्थ पे बहुत सारे कलरफुल क्रीचर्स भी हैं जैसे कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाईज, राइट। कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ दिनों तक ही जिंदा रहते हैं और कुछ ऐसे भी सालों साल जिंदा रहते हैं। कई सारे प्लांट्स और ट्रीज और टॉर्टोइज भी कुछ 300 सालों तक जिंदा रहता है। तो एक ह्यूज वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की इस अर्थ पे पाई जाती है और इसी वैरायटी को बायोडाइवर्सिटी बोला गया है। चैप्टर का नाम ही है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या है, डाइवर्सिटी है, वैरायटी है। अब इस अर्थ पे इतनी सारी वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। मान लो मेरा मन किया कि भाई मुझे इन सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना है जो भी इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आप सोच के बताओ कि क्या ये चीज पॉसिबल होगी। हमारी अर्थ पे करीबन 1.7 to 1.8 मिलियन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं और मैंने चाहा कि मैं इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ूं तो वो चाहकर भी पॉसिबल नहीं होगा। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में कैसे पढ़ूं मैं। तो हमारे साइंटिस्ट्स ने क्या किया, इतनी वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की इन्होंने क्या किया, ग्रुप्स बना दिए। जैसे हमारा एक स्कूल होता है ना। स्कूल में क्लासेस होती हैं, क्लासेस के बाद फिर सेक्शंस होते हैं। तो स्कूल में बच्चों को बांट दिया जाता है उनके एज ग्रुप के हिसाब से। 5th क्लास के सारे बच्चे लगभग 10 या 11 साल के होंगे, है ना। फिर 12th क्लास के बच्चे लगभग 17 या 16-18 साल के होंगे, है ना। एज के हिसाब से बच्चों को बांट दिया गया है। तो इससे क्या होता है, सहूलियत मिलती है, आसानी होती है। सपोज एक स्कूल है, 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक स्कूल है, स्कूल ए, एंड देयर इज अनदर स्कूल, स्कूल बी, ठीक है। ए स्कूल में सारे बच्चे मिक्सअप हैं, कोई भी क्लास नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है, सारे बच्चे मिक्स हैं। और एक स्कूल बी है, इसमें प्रॉपर जैसे आपके नॉर्मल स्कूल्स होते हैं, क्लास, सेक्शन वगैरह सब कुछ है। तो एक पेरेंट कोई भी स्कूल ए में विजिट करता है और बोलता है कि रोहित को भेज दीजिए, मैं उसको हाफ डे पर लेने आया हूं। अब इस ए स्कूल में जहां पर सारे के सारे बच्चे मिक्स हैं, कोई क्लास नहीं है, तो बहुत सारे रोहित आ जाएंगे, है ना। 5-6 रोहित आ जाएंगे हाथ खड़ा करके कि मेरा नाम रोहित है, मेरा नाम रोहित है, शायद मेरे को बुलाया होगा, है ना। तो यहां पर सहूलियत नहीं है बिल्कुल भी। वही स्कूल बी, पेरेंट जाएगा और बोलेगा क्लास 5th सेक्शन बी में पढ़ने वाले रोहित को भेज दो। अब चीजें कितनी स्पेसिफिक और आसान हो गई हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। तो बस चीजों को आसान करने के लिए ही साइंटिस्ट्स ने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। क्या किया, क्लासिफाई किया। मैंने क्या बोला, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, मैंने आपको बस बायोडाइवर्सिटी का मतलब बताया है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ पे बहुत सारी वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उस वैरायटी को ही बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है।
अब इतनी सारी वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी स्टडी करना तो इम्पॉसिबल है। तो साइंटिस्ट ने हमारी कन्वीनियंस के लिए इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में बांट दिया। वाई? टू मेक देयर स्टडी इजी। उनके बारे में अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उस चीज को आसान करने के लिए साइंटिस्ट्स ने ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बना दिए। और ये ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप किस बेसिस पर बनाए? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पहले हम पढ़ेंगे, नीड और इंपॉर्टेंस थोड़ी देर बाद में, है ना। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या चीज को देखकर साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया होगा? ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ना, ये सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर हुआ है। सिमिलैरिटीज मतलब जो कॉमन चीज है सब ऑर्गेनिजम्स में। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक काओ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हॉर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक डोंकी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इन तीनों ऑर्गेनिजम्स में एक चीज कॉमन है कि इन तीनों के 4 पैर होते हैं। तो ये एक सिमिलैरिटी आ गई। इस सिमिलैरिटी के हिसाब से इन तीनों को उठा के एक ग्रुप में डाल दो, है ना। समझ रहे हैं सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जिस ऑर्गेनिज्म के हैं उन सबको उठा के एक ग्रुप में डाल दिया। और डिससिमिलैरिटीज के मदद से साइंटिस्ट ने 2 ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करने का भी काम किया है कि ये प्लांट है, ये अपना खाना खुद बनाता है, और ये एनिमल है, ये अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं, और ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए इनको अलग अलग रखो। क्लासिफिकेशन का बेसिस है सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। जो ऑर्गेनिजम्स सिमिलर हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं, उनको एक ग्रुप में, और जो सिमिलर नहीं है, जिनमें डिससिमिलैरिटी है, उनको मिक्सअप नहीं होने देना, उनको सेपरेट करके रखना है। बात समझ आई? क्लासिफिकेशन क्यों किया? टू मेक द स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इजी। और क्या बेसिस था क्लासिफिकेशन का? क्लासिफिकेशन का बेसिस था सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। इतना फंडा क्लियर? चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं नीड। क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ी? अभी मैंने बताया, टू मेक द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कन्वीनियंट एंड ईजी। हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर मैं पढ़ना चाहूं तो मैं आसानी से पढ़ सकूं, ठीक है। अब देखो, मान लो इस अर्थ पे कोई भी कैट्स, डॉग्स, फ्लावर्स, इंसेक्ट्स, इन सब के ग्रुप ही ना बने होते तो कितना मुश्किल हो जाता सब कुछ। अब जब मैं कह रही हूं कैट्स, तो आपके दिमाग में एक आपको क्लियर पता है कि कैट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, और आपके दिमाग में पूरी इमेज क्लियर है कैट की। और अगर मैं बात करती हूँ डॉग की, तो आपके दिमाग में पूरी इमेज क्लियर है डॉग की कि हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एनिमल। आप जब मैं डॉग का नाम लेते तो आपके दिमाग में हॉर्स तो नहीं आता, है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इतनी वैरायटी थी ऑर्गेनिजम्स की, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के हिसाब से। व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? The need of classification is to make the study of each and every organism convenient and easy. Importance of classification. Why classification is important? अगर classification नहीं होता तो क्या होता? यही बात है, नीड वाली ही बात इंपॉर्टेंस में भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्लासिफिकेशन ताकि हम इजिली हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर पाए। हमें पता चले कि अच्छा, इस ऑर्गेनिज्म की तो डिस्कवरी हो चुकी है, या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, उसका एक प्रॉपर डेटा होना जरूरी है ना। ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को इजी करने के लिए क्लासिफिकेशन करवाया गया, उसकी इंपॉर्टेंस है क्लासिफिकेशन की। और दूसरा ये, ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स की खोज हो चुकी है ना, कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस पे पाए जा चुके हैं। सो दीज आर नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। Now let's talk about a very important topic, hierarchy of classification. ये hierarchy मतलब क्या होता है? hierarchy का मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीजों को प्लेस करना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करना हायरार्की कहलाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? देखो, मैं एग्जाम्पल लेकर समझाती हूं। मान लो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं,
सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी इस अर्थ पे हैं, मैंने इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो, है ना, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला प्रोकैरियोट्स और दूसरा ग्रुप मैंने बनाया यूकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप भूल गए हो तो। प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। देखो, हर एक सेल में जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। हर एक सेल में कुछ ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा सेल चैप्टर में। आई होप आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो मैं बताती हूँ। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कि प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें के सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, और जितने भी ऑर्गेनेली सेल में प्रेजेंट हैं उनके बाहर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड organelles are not present। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। जो भी ऑर्गेनेलीज हैं उनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है। अब आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए, क्रोमोसोम सब न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। अब किसी भी एक सेल में न्यूक्लियस के बाहर अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो बेचारा डीएनए ऐसे ही सेल में पड़े रहता होगा बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट देयर टू सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, राइट। यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो न्यूक्लियस के अंदर वाला जो भी कंटेंट है वो यूं ही सेल में पड़ा रहता है, उसी को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैव प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, इनमें प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपरली न्यूक्लियस के अंदर जो भी माल मटेरियल पड़ा है उससे साइटोप्लाज्म के बीच सेपरेशन क्रिएट कर रही होगी, ताकि साइटोप्लाज्म में जो भी कुछ पड़ा है न्यूक्लियस के अंदर ना आए, न्यूक्लियस का जो भी कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म में ना जाए। इस चीज को मेक श्योर कौन कर रहा होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यूकैरियोटिक सेल में हर एक ऑर्गेनेली के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनेलीज में ही सेल के सारे फंक्शन हो रहे होते हैं, तो ऑर्गेनेलीज को भी मेम्ब्रेन्स कवर कर रही होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। और यूकैरियोटिक सेल जिन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है उन्हें यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो मैंने सारे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के रूप में बांट दिया, उन सारों को अलग रख लिया जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, उन सबको अलग रख लिया जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है। फिर वापस से मैंने इन प्रोकैरियोट्स को और बांटा। कैसे? कि ऐसे कौन से प्रोकैरियोट्स हैं जो यूनिसेलुलर हैं, है ना, ऐसे कौन से प्रोकैरियोट्स हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, या ऐसे कौन से प्रोकैरियोट्स हैं जो मल्टी सेलुलर है, जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल होता है। तो मैं क्या कर रही हूं, ऑर्गेनिजम्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्लासिफाई करती जा रही हूं। मान लो ये सब तो आगे पढ़ाने वाली थी मैं, पहले मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा, ताकि आपको जब मैं पढ़ाऊं तब थोड़ा आसान लगे और रिवाइज हो जाए और हमें याद हो जाए, है ना। देखो क्या किया मैंने, इस अर्थ के जितने भी ऑर्गेनिज्म उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्लांट और एनिमल। ओके, फिर प्लांट में भी मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई कि प्लांट में भी अच्छा ऐसे भी होते हैं कुछ जिनकी लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स में क्लोरोफिल होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं अपने खाने पीने के लिए।
मैंने क्या किया, ग्रुप्स बना दिए। प्लांट के अंदर भी ग्रुप, एनिमल्स के अंदर भी ग्रुप बना दिए। कौन से ऐसे होते हैं जो कार्निवोर होते हैं, कौन से होते हैं जो ओमनीवोर होते हैं, कौन से होते हैं जो हर्बीवोर होते हैं। मैं क्या कर रही हूं यहां पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रही हूं। इसी को हायरार्की बोला गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों? क्योंकि सबसे पहले यहां पर थे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, मैंने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लांट्स के और एनिमल्स के रूप में, है ना। फिर मैंने प्लांट्स को और डिवाइड कर दिया कि ऑटोट्रॉपिक है, इंसेक्टिवोर है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है या नहीं। एनिमल्स को भी मैंने क्लासिफाई कर दिया, हर्बीवोर हैं, ओमनीवोर हैं, कार्निवोर हैं, क्या है, कौन से एनिमल्स हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है जैसे जैसे हम और डिवीजन करते जा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में, वैसे वैसे वो कम सिमिलर होते जा रहे हैं। या फिर दूसरी भाषा में कहें, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी बढ़ती जा रही है। दिस इज हायरार्की। ठीक है, ये बात समझ आई। हायरार्की क्या होता है? हायरार्की मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करना या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना। देखो अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है, देखते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की शब्द सुन के घबराना मत, पहले ही बता रही हूं, जितना डरावना लग रहा है ना उतना है नहीं। हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब हमारे साइंटिस्ट ने, मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने कुछ ग्रुप्स बना दिए, उन ग्रुप्स को ही टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोला गया है। वो ग्रुप्स कुछ इस प्रकार से हैं, किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन। अभी बताऊंगी एक एक करके सबके बारे में बताऊंगी। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसको याद करने का एक बड़ा आसान तरीका, पहले तरीका सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि होता क्या है। कीप पॉन्ड क्लीन और फ्रॉगी गेट्स सिक। कीप, के फॉर किंगडम, पॉन्ड, पी फॉर फाइलम और डिवीजन। ये इतना तो याद कर लेना यार, इसके लिए अब मैं क्या बनाऊं, है ना। कीप पॉन्ड क्लीन, सी फॉर क्लीन, सी फॉर क्लास, ओ फॉर और, ऑर्डर, एफ फॉर फ्रॉगी, फैमिली, जी फॉर गेट्स, जीनस, एस फॉर स्पीशीज। कीप पॉन्ड क्लीन और फॉर फ्रॉगी गेट्स सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कीप पॉन्ड क्लीन और फ्रॉगी गेट्स सिक। हमें याद हो गया, टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमें याद हो गई। ये 7 कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते जा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात हो गई। अच्छा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमें पता चल गई। हम कहां पर थे? क्लासिफिकेशन पर। हम बात कर रहे थे कि साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के हिसाब से। सो सबसे पहले ये काम किया गया एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट द्वारा। एक एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट थे, 1859 में ये आए। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। इनका पता है बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? इन्होंने हैबिटेट के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में। पहला
वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, वो जो वाटर में रहते हैं, और तीसरा जो एयर में रहते हैं। आंख बंद करके इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। पहले जमीन पर रहने वाले, दूसरे पानी में रहने वाले, तीसरे हवा में रहने वाले। ज्यादा टाइम तक इस चीज को माना नहीं गया, खारिज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई जमीन पर भी रहने वाले ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। जमीन पे भी हम ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, उस समय में तो नहीं थे। डायनासोर्स और हिप्पोपोटामस, राइनासोरस, डियर्स, एलिफेंट, डॉग्स, कैट्स, सब इतनी ज्यादा वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स अभी भी जमीन पे रह रहे थे। वाटर में भी एक ह्यूज वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की, स्टारफिश, ऑक्टोपस, सी अर्चिन और जेलीफिशेस, ये सब एक दूसरे से कितने डिफरेंट है कई सारे मायनों में। फायदा क्या हुआ क्लासिफिकेशन का? हैबिटेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रहा। एरिस्टोटल की अगर बात आई है तो एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं। इनकी एक बुक थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें इन्होंने एक बड़ी अच्छी और कमाल की बात कर दी थी। इन्होंने अपनी बुक में एवोल्यूशन की बात करी थी। एवोल्यूशन मतलब क्या होता है? एवोल्यूशन मतलब होता है इंप्रूवमेंट इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में या फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का बदलाव आना, ऐसा बदलाव जो उसे किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए हेल्प करे, एवोल्यूशन कहलाता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो यहां पर कोई बैक्टीरिया की कॉलोनी है, कोई भी बैक्टीरिया यहां पर प्रेजेंट है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है यहां पर। अचानक से टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा। ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाते हैं, 99% बैक्टीरिया यहां पर मर गए, पर कुछ हैं 1-8% जो बच गए। अब ये 1-8 क्यों बच गए? क्योंकि इनकी बॉडी में उस हाई टेम्परेचर को झेलने के लिए एवोल्यूशन हो गया। इनकी बॉडी ने इवॉल्व कर लिया उस बढ़ते हुए टेम्परेचर के हिसाब से, और इस एवोल्यूशन से उन्हें क्या हेल्प मिली? उन्हें हेल्प मिली, मतलब उनके लिए उस एनवायरनमेंट में रहना भी आसान हो गया। एवोल्यूशन समझ आया मैंने क्या कहा? ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल स्ट्रक्चर में या फिर किसी भी तरह से उनकी बॉडी डिजाइन में कोई भी चेंज जो उन्हें किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए हेल्प करे, एवोल्यूशन कहलाता है। एवोल्यूशन सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में नहीं हुआ। हम ऐसे नहीं कि एप से हम सिर्फ होमो सैपियंस, ह्यूमन बीइंग्स बन गए हों। एवोल्यूशन मोबाइल फोन से भी समझ सकते हैं हम, लैपटॉप और कंप्यूटर्स, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन। पहले इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, इतनी ज्यादा हीट रेडिएट करते थे, इतने बड़े हुआ करते थे। फिर क्या हुआ? टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, बहुत सारे सुधार किए गए, उसे छोटा बनाया गया, कम बिजली खाए ऐसा बनाया गया, है ना। उसकी स्टोरेज पे काम करना शुरू किया गया। फिर और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, फिर और ज्यादा एवोल्यूशन आया, और आज एवोल्यूशन आते आते ऐसा समय हो गया कि हमारे पास लैपटॉप्स हैं, पोर्टेबल, इजी टू यूज, इतनी ज्यादा चीजें आप उसमें स्टोर करके रख सकते हो। ये एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा था कि पहले के जो ऑर्गेनिजम्स थे, पहले के जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सिंपलर थे। पहले के ऑर्गेनिजम्स सिंपलर थे और बाद में जो आए दे वर मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे पहले के कंप्यूटर सिंपल थे, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता गया उनको कॉम्पैक्ट, छोटा और ज्यादा काम करने वाला और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। सेम गोज विद ह्यूमन बीइंग्स एंड वेरियस अदर ऑर्गेनिजम्स टू। जो पहले के ऑर्गेनिजम्स थे जो प्रिमिटिव थे, इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है प्रिमिटिव।
जितने भी प्रिमिटिव पुराने ऑर्गेनिजम्स थे वो सिंपलर थे, पर जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते गए दे बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था एरिस्टोटल जी ने जो बताया था एवोल्यूशन का, कि जो पुराने ऑर्गेनिजम्स थे प्रिमिटिव थे वो काफी सिंपल थे, और जो बाद में आते गए जिनका एवोल्यूशन होता गया वो कॉम्प्लेक्स होते गए। इन्होंने और भी काफी कुछ कहा था। इन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनका जो स्टार्टिंग में बेसिक बॉडी डिजाइन था वही आज भी है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें एक ड्रास्टिक चेंज आया है, जिनकी बॉडी डिजाइन में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है, और जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली अपने आप को इवॉल्व किया हो, जैसे कि प्राइमेट्स, है ना। और इन्होंने एक और ये बात बताई कि जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे वो सिंपलर थे, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स अब आते जा रहे हैं या इवॉल्व होते जा रहे हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, आओ फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब द वैरायटी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। इतने वेरियस शेप के, कलर के, साइज के, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाने वाले, डिफरेंट इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर के ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे हैं उन्हीं को बायोडाइवर्सिटी, मतलब उस वैरायटी को ही बायोडाइवर्सिटी बोला गया है। फिर क्या किया हमने, क्या पढ़ा हमने, क्लासिफिकेशन। इतनी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको पढ़ना नामुमकिन। क्या किया साइंटिस्ट ने, ग्रुप्स बना दिए। क्या कर दिया साइंटिस्ट ने, ग्रुप्स बना दिए। क्लासिफाई कर दिया ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। जो जो सिमिलर है उठा के एक ग्रुप में डाल दो, सिमिलैरिटी नहीं है सेपरेट देम। ओके। फिर हमने पढ़ा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन क्यों किया, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है, टू मेक द स्टडी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स इजी एंड कन्वीनियंट। हमारे कन्वीनियंस के लिए ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। फिर हमने देखा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना। ठीक है, हमने टैक्सोनॉमी कैटेगरीज देखी थी। फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कीप पॉन्ड क्लीन और फ्रॉगी गेट्स सिक। हमने ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की याद कर ली। फिर हमने देखा कि यार क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे तो क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल नाम का एक साइंटिस्ट आया था जिसने 1859 में एक बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिनमें उन्होंने एवोल्यूशन की बातें करी थी। ठीक है, उन्होंने 3 बातें बताई थी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना बॉडी डिजाइन चेंज किया है। कुछ ऐसे भी हैं जो पहले जैसे थे वैसे ही आज भी हैं, एवोल्यूशन ज्यादा नहीं हुआ उनमें। और जितने भी पुराने ऑर्गेनिजम्स थे वो सिंपल थे, और जैसे जैसे नए नए आते जा रहे हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, है ना। हमने देखा एरिस्टोटल ने 1859 में ऑर्गेनिज्म को 3 तरीके से बांटा, हैबिटेट के हिसाब से बांटा उन्होंने। जो जमीन पे रहते हैं उनका एक अलग हैबिटेट, मतलब एक अलग ग्रुप। जो पानी में रहते हैं उनको एक अलग ग्रुप में रखा, और जो हवा में रहते हैं उनको एक अलग ग्रुप में रखा। इस चीज को सिरे से खारिज कर दिया गया, क्योंकि लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत ज्यादा वैरायटी है, वाटर पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म में भी बहुत ज्यादा वैरायटी है, एयर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म भी काफी तरह के होते हैं। तो फायदा क्या हुआ आपका क्लासिफिकेशन करने का, जब ये क्लासिफिकेशन किसी चीज को इजी नहीं कर रहा। फिर क्या हुआ, फिर एक साइंटिस्ट आए 1959 में, RH विटेकर। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया एकदम सही, एकदम बढ़िया तरह से। इन्होंने 5 किंगडम बनाए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने 5 किंगडम्स बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। जल्दी से रिवाइज करते हैं एक बार। ये नाम थोड़े खतरनाक हैं पर कोई बात नहीं, आज हम याद करके रहेंगे।
आर.एच. विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, क्योंकि एरिस्टोटल ने एकदम गलत बात बता दी थी। उन्होंने हैबिटेट के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया था 3 तरह से, लैंड पे रहने वाले अलग, वाटर में रहने वाले अलग, एयर में रहने वाले अलग। इस चीज को एकदम सिरे से खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं था। क्योंकि एक वाटर की बात कर ले तो उधर भी बहुत वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, है ना। उन्होंने क्या किया, पानी में जितने भी रहने वाले ऑर्गेनिज्म वो सब एक ग्रुप में डाल दिए। बिल्कुल गलत हो गई थी ये चीज, क्योंकि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की भी एक ह्यूज वैरायटी है ना। तो उस चीज को सिरे से खारिज कर दिया गया। फिर आए आर.एच. विटेकर नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, 5 किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। एरिस्टोटल ने क्या किया था, उन्होंने हैबिटेट के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था। आर.एच. विटेकर ने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिनियस, कार्ल लिनियस। इन्होंने भी अटेम्प्ट किया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, पर वो भी कुछ सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि उनका अटेम्प्ट भी कुछ सही उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, या फिर उन्होंने सही तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं किया। उनकी जो थ्योरी थी वो उस वक्त फेल हो गई, बट स्टिल उसने आगे के साइंटिस्ट के दिमाग को ट्रिगर कर दिया बिल्कुल, तब वो उस तरह से सोच पाए। लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 तरह डिवाइड किया, प्लांट्स, प्लांटे और एनिमेलिया। कुछ बड़ा इन्होंने मतलब he didn't made a huge difference। सारे जो एक जगह पे खड़े रहते हैं, खुद से खाना बनाते हैं वाले ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में, इधर उधर मूव कर पाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए वाले ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में, प्लांटे और एनिमेलिया। तो लिनियस का भी हम नहीं पढ़ेंगे। एरिस्टोटल जो थे, जिन्होंने क्या किया था, हैबिटेट के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, वो भी हमने नहीं पढ़ना। पर आर.एच. विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। एक क्विक रिवीजन, 1 मिनट के अंदर हम रिवाइज करते हैं जल्दी से कि हमने क्या पढ़ा अभी तक। हमने कुछ नहीं पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी देखा क्या होता है, फिर हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की जरूरत है, हमने क्लासिफिकेशन देखा, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया। नीड और इंपॉर्टेंस देखी क्लासिफिकेशन की, उसके बाद हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, है ना। फिर हमने देखा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये कैटेगरीज हैं जिनमें ऑर्गेनिजम्स को हम रखेंगे, ये बात की बात है। फिर हम वापस से आ गए अपने क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला तो लिनियस जी ने ही किया था 1758 में। प्लांटे और एनिमेलिया 2 ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को बांटा था, जो कुछ कारगर साबित नहीं हुआ। फिर एक साइंटिस्ट आए एरिस्टोटल, इन्होंने हैबिटेट के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को बांटा, वो भी कुछ कारगर साबित नहीं हुआ। फिर आए आर.एच. विटेकर 1959 में, इन्होंने 5 किंगडम बनाए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। इससे ज्यादा कुछ आज की क्लास में हुआ नहीं है। तो आगे आने वाली क्लास हम यहीं से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से ही कंटिन्यू करेंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।